everyone, welcome to Study with Aman. This is Amandeep Kaur. Today we are going to start economy current affairs from December 2019 to March 2020. So today is our first part. If you want the PDFs of the lecture then you can join my Telegram channel. Link is in description box. सो आज के लिए जो हमारा फर्स्ट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम थोड़ा बैंक्स, आरबीआई ने जो इकोनॉमी में भी, क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स होते हैं इकोनॉमी में, हमें बैंक्स में क्या चल रहा है, ओवरऑल इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स में क्या चल रहा है कवर करना होता है। तो शुरुआत जो है हम आरबीआई ने जो कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं उनसे करेंगे। बैंकिंग सेक्टर जो है उसको पहले कवर करेंगे, फिर दूसरे जो हमारे सेक्शंस हैं उनको कवर करेंगे। सो सबसे पहले जो हमारी न्यूज है वो है स्ट्रेस्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स टू फेस पीसीए लाइक कर्व्स। आपने पीसीए बहुत ज्यादा सुना होगा, जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है कि जो कुछ बैंक्स है जब वो क्या करते हैं कि ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में बहुत ज्यादा लोन दे देते हैं और फिर क्या होता है कि बहुत सारे लोन होते हैं जो उनके वापस नहीं आते हैं, कुछ लोग डिफॉल्ट कर जाते हैं, लोन पे नहीं करते, फिर उन बैंक्स को जो है खतरा होता है जो है उनके पास पैसे, क्योंकि वो पैसे ऑलरेडी सारे लोन में इन्वेस्ट कर चुके होते हैं और उनके पास जो है रिटर्न्स कई जगह पे आते नहीं है, तो वो जो बैंक से होती है वो एक जो है बहुत बुरी सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो ऐसे बैंक्स की बुरी सिचुएशन में ना फंसे और ज्यादा जो है बहुत ज्यादा लोन में अपना सारा पैसा इन्वेस्ट ना करें। तो इस तरह से जो बैंक्स ऐसा करते हैं उनकी पोजीशन को सुधारने के लिए आरबीआई ने एक इनिशिएटिव लाया था, पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। अब जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है ये तो है सिर्फ और सिर्फ बैंक्स के लिए, जो कमर्शियल बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए ये नहीं था। तो अभी क्या है कि जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है वो भी बहुत ज्यादा इश्यूज जो है कह सकते हैं कि फेस कर रहे हैं, इसीलिए उनको भी सुधारने की जरूरत है। तो अभी आरबीआई ने क्या किया है, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स के लिए पीसीए है वैसे ही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए आरबीआई ने लाया है सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। तो ये है सुपरवाइजरी, तो आरबीआई ने डिसाइड किया है टू रिवाइज सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर डिटीरियोरेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जब उनकी फाइनेंशियल पोजीशन डिटीरियोरेट हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए है, जैसे कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है हमारे कमर्शियल बैंक्स के लिए है। सो इसमें होता क्या क्या है, रिवाइज्ड जो अभी रिवाइज किया है जो सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क है, इसमें है क्या, इसमें क्या होगा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे अगर वो 3 पैरामीटर पे गिरते हैं, जैसे कि उनके नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो 6% ऑफ नेट एडवांसेस से ज्यादा होते हैं तो उनके ऊपर जो है एसएएफ का जो फ्रेमवर्क है वो लगाया जाएगा। सेकंड कंडीशन जो है लॉसेस फॉर 2 consecutive फाइनेंशियल ईयर्स और हैव अक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑन देयर बैलेंस शीट्स। थर्ड क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉल्स बिलो 9%। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है जो उनको हर एक बैंक को मेंटेन करनी पड़ती है, तो वो अगर 9% से ज्यादा गिरती है तो भी इनको जो है सैप जो है कह सकते हैं सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क वो फेस करना पड़ेगा। उसके अलावा है अगर कोई बैंक जो है सीरियस गवर्नेंस इशू भी फेस करती है उसमें हो रहे तब भी उसकी अगेंस्ट एक्शंस लिए जाएंगे। उसके बाद है पॉसिबल रिस्ट्रिक्शंस एक्शंस दैट कैन बी टेकन बाय आरबीआई। इट मे सीक अ बोर्ड अप्रूवल प्रपोजल फॉर मर्जिंग यूसीबी। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई बैंक जो है काफी उसकी सिचुएशन खराब है तो उसको दूसरी यूसीबी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसके साथ उसको मर्ज किया जा सकता है with another bank or converting itself into a credit society if CAR falls below 9%। अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% से नीचे गिरती है तो इसको कन्वर्ट किया जा सकता है into a credit society। उसके बाद है इट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिक्लेरेशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जो बैंक्स जो है डिविडेंड वगैरह जो पे करते हैं उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, जो डोनेशन देते हैं उसके ऊपर भी लगाए जा सकते हैं कि बिना अप्रूवल के वो ये नहीं कर सकते हैं। इफ एनी वन ऑफ द रिस्क थ्रेशोल्ड इज ब्रीच्ड, अगर कोई भी ये कंडीशन को वो ब्रीच करते हैं तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। उसके बाद है सम ऑफ द अदर कर्व्स इंक्लूड रिस्ट्रिक्टिंग फ्रेश लोन्स। तो उसके बाद अलग कुछ और कर्व्स उनके ऊपर लगाए जाएंगे, जैसे कि वो फ्रेश लोन नहीं दे सकते हैं, एडवांसेस कैरिंग वेट द रिस्क वेट मोर देन 100% ऑन इंक्रीजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर बियॉन्ड अ स्पेसिफाइड लिमिट एंड ऑन एक्सपेंशन ऑफ द बैलेंस शीट। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो उनके ऊपर लगाए जाएंगे अगर वो जो पैरामीटर्स बताए हैं उनके ऊपर उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं जाती है।
Actions such as issue of show cause notice for cancellation of banking license may also be considered. अगर बैंक की कंडीशन पूरी तरह से खराब हो चुकी है तो उसका बैंकिंग लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। तो उसके बाद पीसीए के बारे में है। पीसीए वैसे काफी थोड़ा पुराना फ्रेमवर्क है जो कमर्शियल बैंक्स के लिए है कि अगर उनकी वीक होती है फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी बैंक की तो उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो है वो आरबीआई लगाता है। उसके बाद जो है इसके बारे में अगर हम देखें, इट इज अ फ्रेमवर्क अंडर विच बैंक्स with weak financial metrics are put under watch by the RBI. RBI ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 2002 में as a structured early intervention mechanism for banks that become undercapitalized due to poor asset quality or vulnerable due to loss of profitability. उसके बाद है it aims to check the problem of NPA in Indian banking sector. PCA framework deems banks as risky if they flip some trigger they slip some trigger points. अगर इनके ऊपर जो है किसी भी बैंक के ऊपर कब जो है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाया जा सकता है फ्रेमवर्क, अगर उनका कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो गिरती है, नेट एनपीए उनके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, रिटर्न ऑन एसेट उनको खास होता नहीं है और उनकी लेवरेज रेशो जितनी मेंटेन करनी है उतनी वो मेंटेन नहीं करते हैं। तो उसके बाद है पीसीए फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के ऊपर, नॉट एक्सटेंडेड टू कोऑपरेटिव बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप ऐसे ही पॉइंट्स का ख्याल रखा करो। पीसीए सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के लिए है, ना तो वो एनबीएफसी के लिए है, ना ही वो कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है को ओरिजिनेशन ऑफ लोन्स। तो को ओरिजिनेशन ऑफ लोन्स में क्या है कि आरबीआई ने रिलीज की है कुछ गाइडलाइंस को ओरिजिनेशन ऑफ लोन्स के ऊपर है, जिसमें क्या होगा कि बैंक्स और नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन प्रायोरिटी सेक्टर। अब प्रायोरिटी सेक्टर तो आपको पता होगा, प्रायोरिटी सेक्टर में जैसे कि लोन्स जो दिए जाते हैं उनमें थोड़ा इंटरेस्ट वगैरह कम होता है, उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन सिस्टम हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर जो सेक्टर्स आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि प्रायोरिटी सेक्टर में क्या होता है कि आपको पता होगा, अपने स्टैटिक पोर्शन जो हमारी इकोनॉमी की बुक है उसमें पढ़ा होगा कि प्रायोरिटी सेक्टर में कुछ कंडीशंस होती है कि हर एक बैंक को इतना परसेंट अमाउंट जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में जो है लोन देने में लगाना होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी आरबीआई ने क्या कहा है, कुछ गाइडलाइंस दिए हैं कि जो लोन्स हैं प्रायोरिटी सेक्टर में वो एनबीएफसीज और बैंक्स जो है मिलके दे सकते हैं। जैसे कि ये वाली जो मूव है, दिस मूव इज एम्ड एट लेवरेजिंग द रीच ऑफ एनबीएफसीज टू हेल्प बैंक्स मीट देयर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स लेवरेजिंग द रीच ऑफ एनबीएफसीज। इसमें होगा क्या, को ओरिजिनेशन जो अरेंजमेंट है इसमें होगा क्या, ज्वाइंट कंट्रीब्यूशन होगा क्रेडिट का। जैसे कि अभी ये बैंक है, इसको जो है प्रायोरिटी सेक्टर में इतना पैसा देना ही है, ये प्रायोरिटी सेक्टर में जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन, सोशल सेक्टर इतना आगे कि इतना परसेंट इन्होंने देना है। अभी इसकी ज्वाइंट कंट्रीब्यूशन हो सकती है कि जैसे ये तो बैंक है और ये है हमारी एनबीएफसी, ये मिलके ज्वाइंटली जो है इस सेक्टर में पैसा लगा सकते हैं, इसको क्रेडिट दे सकते हैं। सो इसमें क्या होगा, इट शुड आल्सो इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। इसमें क्या होगा कि अगर पैसा वापस आता है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे पैसा डिफॉल्ट हो जाता है, नहीं लोन पे करते लोग, तो वो इनका नुकसान होता है। तो इसमें अगर फायदा होगा तो भी दोनों का होगा, नुकसान होगा तो भी दोनों का होगा, रिस्क और रिवॉर्ड दोनों शेयर होंगे। सो अंडर द न्यू गाइडलाइंस एनबीएफसी will take minimum 20% of the risk credit risk। तो जो क्रेडिट रिस्क है 20% किसका होगा, वो एनबीएफसी का होगा, रेस्ट जो 80% है वो किसका होगा, वो बैंक का होगा। जैसे कि इन्होंने 100 रुपया दिया है, 100 रुपए में से इनको कुछ भी वापस नहीं आया फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे 20% का रिस्क किसका होगा और 80 रुपीज का रिस्क इसका होगा, यानी कि इसके 80 रुपीज जाएंगे और इसके 20 रुपीज जाएंगे। उसके बाद है आरबीआई ने कहा है कि एनबीएफसीज विल हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग to the bank that its contribution towards the loan amount is not funded out of the borrowing from the co-originating bank or any other group company of the partner bank। तो इसने जो आरबीआई जो एनबीएफसी जो अपना शेयर करेगी, अपना जो क्रेडिट वगैरह देगी प्रायोरिटी सेक्टर में, ये जो को-ओरिजिनेशन ऑफ लोन ये जो सिस्टम है इसके नीचे, तो वो पैसे वो कहीं से बोरो करके नहीं देगी। सो बोथ द लैंडर्स मस्ट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू प्राइस देयर पार्ट ऑफ द लोन एक्सपोजर
डिपेंडिंग ऑन द रिस्क एपेटाइट, यहाँ पे ये है कि जैसे यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई कि दोनों को मिलकर इस सेक्टर को कितने पैसे देने हैं, वो अपने जो है रिस्क एपेटाइट मतलब कितना रिस्क वो ले सकते हैं, कितना वो चाहे इन्वेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। बस यही होगा कि जो रिस्क और रिवॉर्ड शेयरिंग होगी वो एनबीएफसी का 20% होगा, बैंक्स का 80% होगा, बाकी वो पैसा जितना चाहे जो है क्रेडिट पे प्रायोरिटी सेक्टर में अंडर द को ओरिजिनेशन ऑफ लोन्स दे सकते हैं। उसके बाद है a single blended interest rate will be offered to borrowers in case of, अब दो टाइप के होते हैं जो हमारे इंटरेस्ट रेट होते हैं, एक तो होता है फिक्स्ड रेट लोन्स कि जहां पे इंटरेस्ट रेट को पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि जब तक आपका लोन जो है पूरा भरोगे नहीं आपका एक ही इंटरेस्ट रेट रहेगा। लेकिन एक जो होता है फ्लोटिंग रेट होता है, फ्लोटिंग रेट में क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो वेरी करता रहता है, कभी कितना बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है जो सिंगल ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट है वो ऑफर किया जाएगा उन बोरोअर्स को जिनके लिए जो है फिक्स्ड रेट लोन, जिन्होंने फिक्स्ड रेट पे लोन्स लिए हैं। और वेटेड एवरेज ऑफ द बेंचमार्क इंटरेस्ट किसको दिया जाएगा, जिसको जो है जिन्होंने फ्लोटिंग रेट पे लोन लिया है। सो उसके बाद है बैंक्स एंड एनबीएफसी शैल ओपन एन एस्क्रो अकाउंट, तो उनको एनबीएफसी क्योंकि जो है बैंक्स जो है वो अलग से अपना लोन दे रही है, एनबीएफसी अलग दे रही है, लेकिन जो को ओरिजिनेशन ऑफ लोन है वहां पे इन दोनों को मिलकर लोन देना है, तो इसके लिए उनको अपना एक एस्क्रो अकाउंट अलग से खोलना पड़ेगा फॉर पूलिंग ऑफ रिस्पेक्टिव लोन्स कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर डिसबर्समेंट एंड लोन रीपेमेंट्स फ्रॉम बोरोअर्स द गाइडलाइन स्टेट। उसके बाद एक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम भी होगा कि अगर किसी को ये जो कोरिजिनेशन ऑफ लोन सिस्टम के अंडर लोन दिए जा रहे हैं किसी को कोई इससे दिक्कत है तो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है। इसमें क्या होगा कि एनबीएफसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने बोरोअर्स को दोनों के बीच का डिफरेंस कि अगर जो प्रोडक्ट्स वो खुद से ऑफर कर रहे हैं या फिर जो प्रोडक्ट वो को-ओरिजिनेशन मॉडल के अंडर ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद लैंडर विल बी प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विस एंड ग्रीवांस रिड्रेसल टू द बोरोअर। सो इसके बाद जो है इन केस द कंप्लेंट अगर 30 डेज में रिजॉल्व नहीं होती है तो बोरोअर जो है वो बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है एनबीएफसी ओम्बड्समैन है वहां पे भी जा सकता है। बोथ द लैंडर विल फॉलो इंडिपेंडेंट प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स and create a framework for day-to-day monitoring and recovery of the loans the guidelines state। तो ये पूरी इसके बारे में गाइडलाइंस है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आरबीआई ने एक ऐप लॉन्च की है, ऐप है टू हेल्प विजुअली इम्पेयर्ड आइडेंटिफाई करेंसी नोट्स। अब जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं जो देख नहीं सकते हैं उनको मुश्किल होती है कि हाँ वो अपने नोट्स जो उनके पास है उनको पहचान नहीं पाते कि ये 10 रुपीज का है, 20 का है, 100 का है, 200 है, कितने का भी वो है उनको नहीं पता चलता। तो अभी एक ऐप लॉन्च की है आरबीआई ने जिसका नाम है मनी की फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। ये आपको पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। सो मनी है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। तो इसमें क्या होगा कि जो ऐप जो डाउनलोड की जाएगी फोन पे वो आइडेंटिफाई उससे जो है ऑडियो साउंड आएगी, अगर वो नोट की पिक लेंगे तो उसमें से ऑडियो साउंड आएगी कि वो कितने रुपीस का नोट है। तो जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनको भी पता रहेगा कि उनके हाथ में जो नोट है वो कितने रुपीस का है। सो सेंट्रल बैंक ऑल्सो सेट द ऐप डज नॉट ऑथेंटिकेट अ नोट एज ईदर जेन्युइन और काउंटरफेट। अब इससे क्या होगा कि नोट के ऊपर जो लिखा रहेगा जब उसकी पिक क्लिक की जाएगी उस ऐप में तो वो ये तो बता देगा कि ये 10 रुपए का नोट है, 20 का है, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि ये नोट जो है वो जेन्युइन है और या फिर काउंटरफेट है। उससे ये नहीं पता चलेगा कि जो करेंसी जो है वो काउंटरफेट है या फिर जेन्युइन है। ये बात है किसमें। उसके बाद जो है बेसल 3 नॉर्म्स हमने बहुत बार पहले भी कवर किए हैं, जब हमने इकोनॉमी के लेक्चर्स पिछले सीरीज कवर किए थे तब हमने पढ़ा था बेसल 3 नॉर्म्स क्या होती है। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं हम डिटेल में जाएंगे, बस इतना पढ़ लेते हैं कि जो अभी क्या है कि ये न्यूज में इसलिए है बेसल 3 नॉर्म्स नॉर्मली यही है कि बैंकिंग सिस्टम के लिए है ओवरऑल वर्ल्ड में, जैसे जो बैंक्स हैं उनको किस तरह से जो फाइनेंशियल रिस्क होते हैं उनसे बचाया जा सके। तो कुछ नॉर्म्स होती हैं और कुछ रूल्स होते हैं जिनको उनको फॉलो करना होता है, जैसे कि कुछ पैसे को साइड पे रखना होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो आता है, इसमें लेवरेज रेशो आता है, ये रेशोज उनको बैंक्स को मेंटेन करनी होती हैं
ताकि वो कभी फेल ना हो जाए, जो है कभी भी बहुत बड़ा रिस्क ना फेस करे जिसकी वजह से उन्हें बंद होना पड़ जाए। तो इस तरह से बेसल 3 नॉर्म्स है। अभी न्यूज ये है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेसल 3 वर डेफर्ड बाय अ ईयर टू जनवरी 2023 ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। अभी क्या है कि पहले जो है पहले बेसल 1 नॉर्म्स थे, बेसल 2 थे, बेसल 3 थे। अभी बेसल 3 नॉर्म्स को जो है हमने इस साल जनवरी 2000 जो है इस साल अभी जो है जनवरी 22 तक जो है इसको इम्प्लीमेंट करना था, क्योंकि इसको बार बार डिले किया जा रहा है। पहले अलग टाइम का, फिर आगे कर दिया, फिर आगे कर दिया। अभी क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन को 1 साल और डिले कर दिया है। अभी इसको जनवरी 2023 में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 के चलते क्या है कि पैसा गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा जा रहा है, इकोनॉमी डाउन हो रही है, टैक्सेशन से कोई इनकम खास हो नहीं रही है। तो इस वजह से चलते कि पैसे बैंक्स वगैरह के पास उतने हैं नहीं कि वो साइड पे रख सके। लेवरेज रेशो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, ये रेशोज को वो मेंटेन कर सके, क्योंकि इन रेशोज के अकॉर्डिंग कुछ बहुत सारे पैसे होते हैं जो उनको साइड पे रखने होते हैं कि अगर वो कभी बहुत बड़ा रिस्क फेस करे तो वो पैसे को वो यूज कर सके। अभी पैसे तो हमारे पास खुद ही नहीं है, इतने सारे सेक्टर्स में पैसों की जरूरत है, तो पैसे हम साइड पे क्या रखेंगे, इसीलिए बेसल 3 नॉर्म्स को थोड़ा डिले कर दिया गया है। बेसल 3 अकॉर्ड जो है इट इज अ सेट ऑफ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स दैट वाज डेवलप्ड बाय बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन with the aim of strengthening regulation, supervision and risk management within the banking industry. So अभी क्या हुआ था, ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑन बैंक्स, बेसल 3 was introduced to improve the banking ability to handle shocks from financial stress and to strengthen their transparency and disclosure. So Basel 3 norms फाइनलाइज हुए थे 2017 में, लेकिन उसके बाद जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन को क्या किया, बार बार जो है पोस्टपोन किया जा रहा है। सो गाइडलाइंस अगर फोकस करें तो गाइडलाइंस फोकस ऑन 4 बैंकिंग पैरामीटर, तो 4 बैंकिंग पैरामीटर्स हैं, जैसे कि कैपिटल, लेवरेज, फंडिंग एंड लिक्विडिटी। सो बेसल 3 नॉर्म्स जो है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे कितनी होती है फॉर बैंक्स is 4.5% of common equity as percentage of banks risk weighted assets, currently जो है 2% है under the Basel 2। अभी जो आप नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं वो बेसल 2 नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। अभी इसके बाद जब इम्प्लीमेंट किया जाएंगे बेसल 3 नॉर्म्स है, जो कि ज्यादा उसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हैं। सो इसमें एक लेवरेज रेशो मेंटेन करनी होती है। इट इज द रेशो ऑफ टियर 1 कैपिटल बाय द एवरेज टोटल कंसोलिडेटेड एसेट्स ऑफ द बैंक। Under this, banks are required to hold a leverage ratio in excess of 3%. It was introduced under the Basel 3 norms. So Basel 3 introduced 2 liquidity ratio. तो Basel 3 में 2 और liquidity ratio है जिनको मेंटेन करना होता है। ये सारे रेशियोज मैं आपको प्रीवियस सीरीज में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने अच्छे से उसको पढ़ा है, सुना है, समझा है तो आपको पता होगा। सो लिक्विडिटी कवरेज रेशो होती है एक, दूसरी होती है नेट स्टेबल फंडिंग रेशो। लिक्विडिटी कवरेज रेशो मतलब कि इसमें क्या होता है कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, रिक्वायर्स बैंक्स टू होल्ड कि उनके पास इतना पैसा तो होना चाहिए, लिक्विड एसेट में होना चाहिए, that can withstand a 30-day stressed funding scenario as specified by the supervisor। कि आपके पास लिक्विड में, लिक्विड कैश का मतलब होता है, लिक्विड का मतलब होता है कैश की फॉर्म में आपके पास है। मान लो आपके पास कैश नहीं है लेकिन आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और आपको जैसे इस वक्त 1 घंटे के अंदर आपको 10 लाख रुपए चाहिए, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, प्रॉपर्टी है, लेकिन आप प्रॉपर्टी का क्या करोगे, 1 घंटे के अंदर आप उस प्रॉपर्टी को मोनेटाइज तो करा नहीं सकते हो, आप उस प्रॉपर्टी को बेच के जल्दी से जल्दी पैसा तो ला नहीं सकते। तो इस तरह से क्या होता है, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिनको उसी वक्त जो है एड्रेस करना पड़ता है, जिसके लिए हमें लिक्विड में कैश, जो लिक्विड कैश है उसकी जरूरत होती है। तो इस तरह से लिक्विडिटी कवरेज रेशो में यही है कि आप बैंक के पास इतना पैसा होना चाहिए कि अगर उनको वो कोई स्ट्रेस फेस करते हैं तो एटलीस्ट 30 डेज के लिए वो अपने ऑपरेशंस को रन कर सके, किसी और से पैसे उधार वगैरह लिए बिना, वो अपने खुद के पैसे से करें। एक होती है नेट स्टेबल फंडिंग रेशो, रिक्वायर्स अ बैंक्स टू मेंटेन स्टेबल फंडिंग above the required amount of stable funding for a period of 1 year of the extended stress। तो ये है पूरा इसके बारे में, बेसल 3 नॉर्म्स के बारे में। उसके बाद एक और न्यूज है आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई इश्यूज नोटिफिकेशन ऑन सीआरआर लीवे फॉर न्यू रिटेल एंड एमएसएमई लोन्स। तो आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन दिया है कि जो कैश रिजर्व रेशो है, लीवे का मतलब यहाँ पे एग्जाम्पशन है कि छूट देना। तो आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन इश्यू किया है जिसमें उन्होंने सीआरआर, जो हर एक बैंक, सीआरआर आपको पता होगा कैश रिजर्व रेशो,
कि हर एक बैंक को कैश रिजर्व रेशो का मतलब ये सीआरआर इतना परसेंट जो है आरबीआई इसको टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है कि इतना परसेंट पैसा हर एक बैंक को आरबीआई के पास कैश की फॉर्म में रखना पड़ेगा। वो पैसा इसलिए है कि अगर कोई बैंक डूबे कभी कुछ हो तो वो पैसे को यूज करके वो अपनी पोजीशन को सुधार सके। तो इसमें अभी आरबीआई ने कहा है कि कुछ छूट दी है सीआरआर से फॉर न्यू रिटेल एंड एमएसएमई लोन्स के। जैसे ये बिग बैंक है, ये लोन देना चाहती है रिटेल लोन और एमएसएमई सेक्टर को, तो वो जो है अपना सीआरआर जो है कैश रिजर्व रेशो इसको जितनी मेंटेन करनी पड़ रही है उस पैसे में से इसको लोन दे सकती है। अदरवाइज पहले क्या होता था, सीआरआर जो है जितने भी पैसे उनको आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे जिसको बैंक्स लोन देने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या कहा गया है कि सीआरआर से पैसे लेकर बैंक्स जो है वो रिटेल में और एमएसएमई लोन वो है वो दे सकती है। तो कुछ छूट इनको मिली है। तो ये छूट के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि क्या है कि अभी जो है बैंक्स हमारी जैसे कि कंडीशन जो है हमारी इकोनॉमी की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो अगर जो है सीआरआर के पैसे को यूज करके लोन दिए जाएंगे तो एमएसएमई सेक्टर हमारा ग्रो होगा, हमारी इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे, जिससे हमें बाद में गवर्नमेंट को टैक्सेशन मिलेगा, सेल्फ रिलायंट होंगे हम। तो इसके और जो है सीआरआर वाले पैसे तो अभी पड़े ही हैं, तो इस पैसे का भी यूज हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है ये सब सोच के आरबीआई ने ये सब किया है। लेकिन ये जो है परमानेंटली नहीं किया गया, इसमें कुछ कंडीशन है। आरबीआई ने बैंक्स को कहा है कि आप सीआरआर से पैसे जो है वो अवेल कर सकते हैं, कुछ आपको छूट मिली है अगर आप लोन देना चाहते हैं एमएसएमई सेक्टर को, हाउसिंग सेक्टर को एंड ऑटो सेक्टर्स को। टाइम पीरियड इन्होंने बताया है जनवरी 31 टू जनवरी 31 एंड जुलाई 31, 2020 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो 5 साल के लिए ऐसा कहा है कि 5 साल में जनवरी 31 से जुलाई 31 का जो हर साल पीरियड आएगा 5 साल के लिए, उस टाइम पीरियड में आप ऐसा कर सकते हो। सो आरबीआई ने डिसाइड किया है कि लिंक करेंगे प्राइसिंग ऑफ लोन्स बाय शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स फॉर अ मीडियम एंटरप्राइजेस टू एन एक्सटर्नल बेंचमार्क इफेक्टिव अप्रैल 1, 2020। तो अभी क्या है कि जो भी बैंक्स हैं वो लोन देती है एमएसएमई सेक्टर को, उसमें जो लोन में भी जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंक्स खुद से डिसाइड कर रहे हैं कि कितना देना है। तो इस तरह से आरबीआई ने कहा है कि जो इस तरह से सही नहीं है, बैंक्स जो है खुद से डिसाइड ना करें, वो किसी एक्सटर्नल बेंचमार्क से अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसको उसके साथ लिंक कर दें। एक्सटर्नल बेंचमार्क में बेसिकली आपका रेपो रेट आता है कि जैसे रेपो रेट जो है हर 2 महीने बाद आरबीआई उसको बदलता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट रेट बैंक्स जो देते हैं लोन्स वही होना चाहिए। तो इस तरह से एक्सटर्नल बेंचमार्क अभी तो रेपो रेट है, इसके अलावा कोई और भी अगर आरबीआई जैसे कोई डिसाइड करे कि कितना किसी और भी एक्सटर्नल बेंचमार्क कोई और भी लिया जा सकता है, तो अभी आरबीआई ने यही कहा है कि जो एक्सटर्नल बेंचमार्क है उसके अकॉर्डिंग जो है कमर्शियल बैंक्स को अपने जो लोन दे रहे हैं वो एमएसएमई सेक्टर को, उसका इंटरेस्ट रेट उसके जो है बेसिस पे होना चाहिए। जैसे एक्सटर्नल बेंचमार्क में रेपो रेट को ले लेते हैं अगर, तो रेपो रेट जो है बढ़ेगा वैसे ही फिर बैंक्स ने जो एमएसएमई सेक्टर को लोन दिया है उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। अगर वो कम होगा तो वो कम होगा, बैंक्स खुद से डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद जो बैंक्स कैन डिडक्ट द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंटल क्रेडिट डिसबर्स्ड बाय देम एज रिटेल लोन्स टू दीज सेक्टर्स over and above the outstanding level of the credit due to these segments as on January 31, 2020 from their net demand and time liabilities for maintenance of CRR। तो इसमें जो है जितना भी वो अमाउंट जो है जो इस सिस्टम के अंडर देंगे वो जितना नॉर्मल तो वो दे ही रहे हैं लोन वगैरह, लेकिन जो इस सेक्टर को है वो इसके ऊपर से देंगे। जैसे कि ये जो है वो नॉर्मल दे रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा होगा वो सीआरआर से देंगे, इसके ऊपर होगा जो नॉर्मल लोन के अलग से होगा। सो उसके बाद जो है मेंटेनेंस वर्सेस नॉन मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर का क्या मतलब है कि जैसे कमर्शियल बैंक्स हैं उनको जो है एट प्रेजेंट क्या करना पड़ता है कि रिक्वायर्ड है कि आरबीआई के पास उनको कैश रिजर्व रेशो जो है इतनी मेंटेन करनी है, मतलब कि अभी कितनी चल रही है 4% जो है, उसके बाद जो है इतना पैसा जो है आरबीआई को, जैसे कि मान लो एक बैंक है उसके पास 100 रुपए है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से अगर उसको 4% कैश रिजर्व रेशो रखनी पड़ रही है तो मीन्स इसमें से 100 में से 4 रुपीज उसको आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे, जिसको वो खुद से यूज नहीं कर सकता है, खुद की जो लोन देने हैं उसके लिए यूज नहीं कर सकते बैंक्स। उसके बाद नॉन मेंटेनेंस का क्या मतलब है, नॉन मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर और न्यू लोन्स
फॉर स्पेसिफाइड कंडीशन इम्प्लाइज, इसका मतलब ये है कि जो बैंक है वो क्लेम कर सकते हैं डिडक्शंस इक्विवेलेंट टू दीज लोन्स। जैसे कि मान लो कि बैंक है, उसने क्या किया है कि जो उसके पास 100 रुपए है, 4 रुपीज मान लो 4 रुपीज उसके CRR में चले गए, उसके बाद जो है अगर वो अलग से MSME सेक्टर को लोन देते हैं तो वो यहाँ से वैसे तो उसको जैसे कि उसके पास अभी 96 रुपीज बचे इसमें से ही देंगे, लेकिन अगर उनको नॉन मेंटेनेंस ऑफ CRR का मतलब है अगर वो अब MSME सेक्टर को लोन देंगे तो वो यहाँ से जो है क्लेम कर सकते हैं डिडक्शंस की, उनको यहाँ से पैसे दिए जाएं, मान लो 2 रुपए दिए जाएं तो वो ये जो है MSME सेक्टर को लोन पे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है दिस स्टेप कुड इनडायरेक्टली डिक्रीज इंटरेस्ट रेट्स फॉर ऑटो हाउसिंग एंड MSME सेक्टर ड्यू टू फिस्कल रूम प्रोवाइडेड बाय नॉन मेंटेनेंस ऑफ CRR। अब इससे इनडायरेक्टली कैसे इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि क्या होगा कि जैसे कि अभी बैंक्स के पास जैसे मैंने एग्जांपल दिया 100 रुपए वाला, उसने 4% तो अलग से रख दिया, 4 रुपीज तो अलग से रख दिया, अब उसके पास 96 रुपीज है और ये तो सिर्फ हम रुपीज में ले रहे हैं, ये तो बिलियंस में होता है, तो ये 96 मान लो बिलियन लगा लो अगर है तो इतने सारे पैसे हैं उनके पास, 4 बिलियन मान लो उनका अगर 100 बिलियन का बजट है तो 4 बिलियन तो उसका ऐसे ही चला गया। तो इस तरह से अभी उसके पास इतने पैसे हैं जो वो दे सकता है, लेकिन इससे इंटरेस्ट रेट अगर उनको अब ये पैसे से भी जो है लोन देने का मौका मिल जाए तो इसका मतलब जो है लोन देने के लिए पैसे ज्यादा हो गए, तो जब जो है किसी चीज की डिमांड तो उतनी ही जितनी है, जितनी चलनी है उतनी ही चलेगी, जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली पता ही उसकी वैल्यू थोड़ी गिर जाती है। तो यहाँ पे यही होगा कि जैसे कि डिमांड जितनी चल रही है वो तो उतनी ही चलेगी, लेकिन अभी इंटरेस्ट अभी जो है लोन देने के लिए पैसे बहुत बढ़ गए हैं तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट जो है वो गिर जाएगा थोड़ा। दिस इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द CRR फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, ये याद रखना है कि सिर्फ 5 साल के लिए है। उसके बाद है ऑल्सो द लीवे जो भी एग्जाम्पशन दी गई है इज गिवन ओनली टू न्यू लोन्स। अभी क्या है कि ये टाइम पीरियड में जो न्यू लोन्स दिए जाएंगे उनके लिए, जो पहले दिए जा चुके हैं उनके लिए नहीं है। उसके बाद एक और न्यूज है कि RBI ने कहा है कि वो अपना अकाउंटिंग ईयर जो है वो अप्रैल मार्च रखेंगे। होता क्या है कि जैसे कि हमारा जो है जो RBI का अकाउंटिंग ईयर था जिसमें वो अपना पूरा एक सिस्टम का पूरा हिसाब किताब करते हैं, वो इनका जून से शुरू होता था, जून से जुलाई तक चलता था, लेकिन अभी RBI ने कहा है कि जो हमारा नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है हमारा 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक होता है, तो RBI का जो अकाउंटिंग ईयर था वो 1 जुलाई से शुरू होकर 31 जून तक चलता था। तो अभी RBI ने कहा है कि वो अपना अकाउंटिंग ईयर अलाइन करेंगे विद द फाइनेंशियल ईयर। सो अभी पहले क्या था, जब कमेंस हुए थे इसके ऑपरेशन, RBI के ऑपरेशन शुरू हुए थे 1935 में विद सर ऑसबोर्न स्मिथ जो कि इसके फर्स्ट गवर्नर थे, तब जो अकाउंटिंग ईयर RBI ने फॉलो किया था वो जनवरी से दिसंबर तक का था। उसके बाद 1940 में 5 साल बाद इसको चेंज करके जुलाई से जून तक का कर दिया गया था, तो तभी 1940 से लेके अब तक 2020 तक जो है वही अकाउंटिंग ईयर फॉलो हो रहा था, लेकिन अभी RBI ने कहा है कि वो अपना अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर के साथ अलाइन करेंगे ताकि जो है प्रॉपर वे में सारा कुछ स्मूथ वे में हो सके। So now after nearly 88 decades, RBI is making another switch the next financial year। अभी क्या होगा, जो अब वाला फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 9 मंथ का ही रह जाएगा वो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि नहीं तो वो जुलाई 1 से शुरू हुआ 31 जून तक जाना था, लेकिन फिर नेक्स्ट ईयर से जैसे सोच लिया है कि जो है वो 1 मार्च से ही चलेगा, 1 अप्रैल से चलेगा, तो इस तरह से इस बार वाला जो अकाउंटिंग ईयर होगा वो 9 मंथ्स का होगा, उसके बाद न्यू अकाउंटिंग ईयर शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल से। सो उसके बाद एक बात यह है कि जो बिमल जलान कमेटी बनाई गई थी ऑन इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, जिसके बारे में हमने प्रीवियस सीरीज में कंप्लीट जो है इसके बारे में कवर किया है, उन्होंने प्रपोज किया था मोर ट्रांसपेरेंट प्रेजेंटेशन ऑफ RBI's एनुअल अकाउंट्स एंड चेंज इन इट्स अकाउंटिंग ईयर टू अप्रैल मार्च। तो इन्होंने रिकमेंड किया था कि अप्रैल मार्च वाला जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर के साथ अलाइन करना चाहिए अकाउंटिंग ईयर को। इट सेड द RBI वुड बी एबल टू प्रोवाइड बेटर एस्टिमेट्स ऑफ प्रोजेक्टेड सरप्लस ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर फॉर बजटिंग पर्पसेस।
सो नेक्स्ट है कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत, तो इसको काफी साल हो गए चलते हुए कि जैसे 3-4 बैंक है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, 3-4 को मिला के एक बैंक बना दो। तो अभी ये जो प्रोसेस है काफी टाइम से चल रही है, अभी इसको चलते चलते काफी टाइम हो गया है। गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, अप्रूव किया है 10 बैंक्स को और इकट्ठा किया जाएगा। एट प्रेजेंट हमारे पास 18 स्टेट ओन्ड बैंक्स है। पहले कितने थे, 2017 में हमारे पास 27 बैंक्स है जो कि स्टेट ओन्ड बैंक्स है, लेकिन अभी 27 से वो 18 हो गए हैं। अभी जो अनदर मर्जर होगा उसके बाद हमारे पास सिर्फ 12 ही रह जाएंगे। इसका फायदे बहुत सारे हैं, जैसे कॉस्ट बेनिफिट्स एज लार्जर बैंक्स ऑफर बेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एफिशिएंसी, कॉस्ट ऑफ फंडिंग, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। रेवेन्यू बेनिफिट्स होंगे क्योंकि जितना बड़ा बैंक होगा वो उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा, उतना ही उसको रेवेन्यू मिलेगा। इनहेंस कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि छोटे छोटे 5-6 बैंक आपस में कंपटीशन क्या करेंगे, इससे अच्छा है कि उनका एक बैंक बना दो, जो कि बड़े जो हमारे ग्लोबल बैंक्स हैं और इंडियन बैंक्स हैं आपस में कंपटीशन अच्छा होगा, कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज दे पाएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज बेटर होंगे, इंप्रूव करेंगे रेगुलेशन। तो इस तरह से इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये टॉपिक कोई न्यू टॉपिक नहीं है, लेकिन जब न्यू बैंक का मर्जर होता है कुछ बैंक्स का तो ये बार बार न्यूज में आते रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी बिल 2019। तो अभी आपने ये पहले सुना होगा, ये तो पुराना है कि जो फर्स्ट हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है इंडिया का, वो फर्स्ट जो है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में शुरू हुआ था। फर्स्ट हमारा गांधीनगर में वहीं पे है। तो वहां पे क्या है कि वो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। वहां पे क्या था कि जो बैंकिंग, कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस सेक्टर जो इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में थे उसको रेगुलेट करता था। मल्टीपल रेगुलेटर्स थे उसके अलग अलग, जैसे बैंक्स को रेगुलेटर आरबीआई करता है, कैपिटल मार्केट्स को सेबी करता है, इंश्योरेंस को ईडाई करता है। तो अलग अलग यहाँ पे रेगुलेटर्स हैं। तो वो अलग अलग रेगुलेटर्स की बजाय एक ही रेगुलेटर बना दो फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के लिए, उसके लिए ये बिल आया है। अब क्या होगा कि इस बिल के साथ ये जो बिल अगर पास हो जाता है, इट विल प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटी टू डेवलप एंड रेगुलेट द फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इन इंडिया। Bill will be applicable to all international financial services center set up under the Special Economic Zone Act 2005। तो यहाँ पे यही है कि अलग अलग रेगुलेटर की बजाय एक ही रेगुलेटर होना चाहिए जो उसको बेटर वे में रेगुलेट कर पाए, इसी के लिए ये बिल आया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ये काफी न्यूज में था, फाइनेंस मिनिस्टर ने अनवेल किया है एक 102 लाख करोड़ 102 लाख करोड़ का एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट्स विजन टू मेक इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024-25। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनका एम था कि हम इंडिया को जो है एक 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनानी है हमने 2024-25 तक। उसके लिए हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो उसी के चलते अभी एक प्लान लाए हैं, गवर्नमेंट जो है प्लान लाई है 102 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। तो इसका अगर तो इस सबके चलते कि हमने 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना है इंडिया को, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सेटअप किया था एक टास्क फोर्स जिसको हेड किया था इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी। उन्होंने एक प्लान जो है रोड मैप तैयार करना था फॉर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फ्रॉम 2019-20 टू 2024-25 अंडर द 100 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान। तो ये सारा प्लान जो है सोचते हुए एक वर्कफोर्स बनाई गई, अभी उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। तो उसके बेसिस पे ये पूरा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट आया। इसमें क्या होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि आपका रोड्स आ गए, एनर्जी, रेलवे, शिपिंग, स्टील एक्सेट्रा, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। तो सिग्निफिकेंस इसकी क्या है? इट इज एस्टिमेटेड दैट इंडिया वुड नीड टू spend 4.5 trillion dollar on infrastructure by 2030 to sustain its growth rate. The endeavor of NIP to make this happen in an efficient manner.
फंडिंग कहाँ से आएगी, क्योंकि बहुत सारे पैसे हैं, तो बहुत सारे पैसे में फंडिंग कहाँ से आएगी। यहाँ पे ये है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का इक्वल शेयर होगा 39% का, बाकी जो शेयर बचा है 22% का वो प्राइवेट सेक्टर से आएगा, विच द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट टू इंक्रीज टू 30% बाय 2025। तो उसके बाद सेक्टर वाइज ब्रेकअप है कि किस सेक्टर को कितना पैसा दिया जाएगा, 102 लाख करोड़ में किस सेक्टर को कितना पैसा दिया जाएगा ये आप देख लेना। जैसे रोड है उनको 19.64 लाख जो है लाख का दिया जाएगा, लाख करोड़। उसके बाद जो है अर्बन एंड हाउसिंग को 16.29 लाख करोड़ का दिया जाएगा। तो इसमें से कुछ कुछ सेक्टर्स है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे रोड्स तो है ही इंपॉर्टेंट, रेलवेज भी इंपॉर्टेंट है। इसमें वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं ओवरऑल, लेकिन फिर भी कुछ कुछ हैं जो आप ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है जो रख सकते हैं आप, जैसे रोड, अर्बन एंड हाउसिंग, रेलवे, पावर, इनको मिला के इरिगेशन टू कंप्राइज 80% ऑफ द एनआईपी। उसके बाद जो है बेनिफिट्स क्या क्या होंगे एनआईपी से हमें फॉर इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए क्या बेनिफिट है, इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 ने आर्ग्यू किया था दैट ग्रोथ कैन बी सस्टेन्ड बाय अ वर्चुअस साइकिल अप्रोच वेयर इन्वेस्टमेंट इज द की ड्राइवर दैट ड्राइव्स डिमांड। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा था कि हमें अगर ड्राइव जो है इकोनॉमी को बहुत ऊपर लेके जाना है तो हमें जो है इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जितनी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी सेक्टर में उसमें डिमांड बढ़ेगी, creates capacity, increase labor productivity, improve ease of living, generate jobs, etc. So NIP is prepared as a pipeline of the projects based on viability and cost consideration to enable such investments. तो ये है पूरा NIP के बारे में। नेक्स्ट है आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है इसमें ये जो है काफी अलग अलग टाइप की जैसे फ्रेट कॉरिडोर्स है, इसके बारे में अगर हम बैकग्राउंड पढ़े तो ये क्या है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक हाई स्पीड और हाई कैपेसिटी रेलवे कॉरिडोर है। डेडिकेटेड है एक्सक्लूसिवली फॉर फ्रेट। फ्रेट में क्या क्या आता है आपके गुड्स एंड कमोडिटीज मूवमेंट के लिए, जैसे जो ट्रेन है अलग से जो है एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, उसमें जो रेलवेज जो है ट्रेन जो जाएंगी वो सिर्फ जो गुड्स और कमोडिटीज है उसको ही कैरी करेंगी, पैसेंजर ट्रेन वो नहीं होंगी। सो प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम जो आया था अप्रैल 2005 में आया था टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द रैपिडली डेवलपिंग इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया है कि डेडिकेटेड बॉडी द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू डेवलप टू कॉरिडोर्स, एक तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर था, दूसरा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। सो 4 मोर फ्रेट कॉरिडोर्स वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन 2010, जैसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कोलकाता से मुंबई तक का, नॉर्थ साउथ जो है दिल्ली से चेन्नई तक का, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर खड़गपुर से विजयवाड़ा तक का, और साउथर्न कॉरिडोर चेन्नई से गोवा तक का। और इसमें क्या क्या है, अभी न्यूज में क्या है कि जो इंडियन रेलवे उन्होंने कंडक्ट किया है कि ट्रायल रन और रेवड़ी मदार सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़े, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि सारे जितने भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है set up under the administrative control of Ministry of Railways to undertake planning and development, mobilization of financial resources and construction, maintenance and operation of DFCs dedicated freight corridors. It has been set up with 100% equity by Ministry of Railways and registered as a company under the Companies Act 1956. उसके बाद न्यूज है आपकी रेलवे रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में। रेलवे रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में यूनियन कैबिनेट ने एक प्लान को अप्रूव किया है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग होगी इंडियन रेलवेज की। अगर हम बैकग्राउंड पढ़े, प्रेजेंटली क्या है कि जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन होता है रेलवेज का वो कौन से जो ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं वहां से होता है। यहाँ पे रेलवेज में एक तो टेक्निकल ऑफिसर्स की जरूरत होती है और नॉन टेक्निकल कैडर की जरूरत होती है। तो टेक्निकल जो ऑफिसर्स आते हैं वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से आते हैं, नॉन टेक्निकल जो है इंडियन सिविल सर्विसेज से आते हैं, तो दो अलग अलग जगह से आते हैं। तो अभी रीस्ट्रक्चरिंग में क्या हो जाएगा, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रेलवेज हैज बीन ऑन द एजेंडा फॉर डेकेड्स। बहुत टाइम से ऐसे कहा जा रहा था कि रेलवेज की रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कमिटीज ने रिकमेंड किया, जैसे प्रकाश टंडन कमेटी, राकेश मोहन कमेटी, सैम पेट्रोडा कमेटी और विवेक देबरॉय कमेटी, इन्होंने रिकमेंड किया था कि जो
हमारा रेलवे सिस्टम है पूरा, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। तो उसके बाद जो है अभी रेलवे रिस्ट्रक्चरिंग होगी, अप्रूव कर दिए गए हैं रिफॉर्म्स जो है क्या क्या है, जैसे क्रिएशन ऑफ इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। अभी क्या है कि जो अलग अलग सर्विसेज से आते थे ऑफिसर्स, अभी एक ही सर्विस क्रिएट की जाएगी, क्रिएशन ऑफ इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। ये एक यूनिफाइड सेंट्रल सर्विस होगी बाय द यूनिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग 8 group A services of the railways in consultation with Department of Personnel and Training and UPSC to facilitate recruitment and enable railways to recruit engineers, non-engineers as per the need। तो इनके लिए अब अलग से यूनिफाइड सेंट्रल सर्विसेज होंगी जहां से रेलवेज अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो इंजीनियर्स और नॉन इंजीनियर्स को जितनी जरूरत है अकॉर्डिंगली हायर कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे बोर्ड। जो रेलवे बोर्ड है उनको जो है उसकी भी रीऑर्गेनाइजेशन होगी। रेलवे बोर्ड विल नो लॉन्गर बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन डिपार्टमेंटल लाइंस एंड रिप्लेस्ड विद द लीनर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड ऑन फंक्शनल लाइंस। तो अभी क्या होता था, रेलवे जो है पूरा बोर्ड था, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट से, लेकिन अभी कहा गया है कि डिपार्टमेंटल लाइंस पे ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा, फंक्शनल लाइंस पे किया जाएगा कि किसका क्या फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंगली इसका डिपार्टमेंट जो है, अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट कुछ काम कर रहा है तो हो सकता है दूसरा डिपार्टमेंट भी कुछ वैसा ही सेम काम करे, तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स ना हो। So जो board है will have a chairman who will act as a chief executive officer along with 4 members responsible for infrastructure, operations and business development, rolling stock and finance respectively. Board will also have some independent members who will be highly distinguished professionals with deep knowledge and 30 years of experience, including at the top levels of industry, finance, economics and management fields to help railway board in setting a strategic direction। उसके बाद है जो एग्जिस्टिंग सर्विस है इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस, इसको भी रीनेम कर दिया जाएगा एज इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस। सो नीड क्यों है रीस्ट्रक्चरिंग की? टू कर्ब डिपार्टमेंटलिज्म एंड ब्रिंग मोर एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड कोहेशन। उसके बाद है रेलवे बोर्ड है क्या? रेलवे बोर्ड जो है इट इज द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ इंडियन रेलवेज which reports to the parliament via the ministry of railways। it is organized into various departments, जैसे कि इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, जिन डिपार्टमेंट्स की हम बात कर रहे थे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ट्रैफिक एंड फाइनेंस, दैट आर वर्टिकली सेपरेटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो अ मेंबर ऑफ द बोर्ड usually a secretary rank officer heads each department। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग में जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उन्होंने एक प्लान अनवेल किया है, द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रोड मैप। तो यूनियन कैबिनेट ने दिसंबर 2019 में ऑथोराइज किया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि वो सेटअप करें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये वाला जो ट्रस्ट है इनेबल द जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू मॉनिटाइज कंप्लीटेड national highways with toll collection record of at least 1 year and meet its funding requirements। अभी क्या है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल इनिशियली रेज करेगी 15,000 से 20,000 करोड़ इन इट्स मेडन इनबिड ऑफर्स एंड देन गो फॉर अ लॉन्गर राउट। इसमें होता क्या है कि जो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है इसमें जो है बाहर के जितने भी लोग होंगे उनको कहा जाएगा कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने पैसे लगाते हैं, तो उनको तो अपने इंटरेस्ट वगैरह मिलता ही रहेगा, लेकिन जो है बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो है वो पैसे लगा सकते हैं। उसके बाद जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो इनबिल्ट सिस्टम है ये कि ट्रस्ट की तरह काम करेगा, इस्टेब्लिश अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन 2014। इनबिल्ट ट्रस्ट विल बी फॉर्म्ड विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिंग primarily in infrastructure projects, and InvIT may hold assets either directly or through an SPV special purpose vehicle or a holding। So this will enable National Highway Authority of India to monetize completed national highways that have a toll collection track record of at least 1 year। अभी क्या होता है, अब तक करेंटली एड्रेस जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो कहाँ से पैसे कमाता है, फंडिंग वगैरह उसको कहाँ से होती है, रिक्वायरमेंट्स जो उसकी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स है वो कहाँ से पूरी होती हैं, थ्रू टॉल ऑपरेट ट्रांसफर, पार्टनरिंग नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इंश्योरेंस ऑफ बॉन्ड्स टू LIC एंड सेंट्रल बजटरी एलोकेशंस।
नेक्स्ट है हमारा वाधवन पोर्ट। वाधवन पोर्ट जो है एक न्यू पोर्ट है जिसको यूनियन कैबिनेट ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है कि इसको सेटअप किया जाएगा एज अ मेजर पोर्ट। तो यहाँ पे डिफरेंस है, एक मेजर पोर्ट होते हैं, एक होते हैं माइनर पोर्ट्स। मेजर पोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, माइनर पोर्ट्स को इस्टेब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होती है। तो ये एक मेजर पोर्ट है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको सेटअप करेगा। सो इसकी लोकेशन क्या है, 190 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इन महाराष्ट्र। सो इसके बारे में अगर पढ़े, इंडिया विल ब्रेक, अगर इंडिया इस पोर्ट को इस्टेब्लिश करता है तो वर्ल्ड की जो टॉप 10 कंटेनर पोर्ट्स है उनमें इंडिया का नाम आ जाएगा। विद द डेवलपमेंट ऑफ वाधवन पोर्ट, अ कंटेनर पोर्ट इज अ पोर्ट विच स्पेशलाइजेज इन हैंडलिंग गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन कंटेनर्स लैंडलॉर्ड मॉडल। सो लैंडलॉर्ड मॉडल में क्या होता है कि पब्लिकली governed port authority acts as a regulatory body and as landlord, while private companies carry out port operations, mainly cargo handling activities. So port will be developed on Jawaharlal Nehru Port Trust, biggest container port in India. All the business activities would be undertaken by the private developers. तो ये है पूरा वाधवन पोर्ट के बारे में। उसके बाद इसमें हमने जो है आज जितना भी हमने कवर किया है, पहले हमने बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जितना भी इकोनॉमी में चल रहा था वो कवर किया। उसके बाद हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जितना भी चल रहा था वो कवर किया है। तो शुरू से एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है हमने कवर किए हैं। सबसे पहले बैंकिंग में हमने पढ़ा था स्ट्रेस्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स टू फेस पीसीएलआई कर्व्स। उसके बाद कोऑरिजिनेशन ऑफ लोन्स, आरबीआई ऐप टू हेल्प विजुअली इम्पेयर्ड आइडेंटिफाई करेंसी नोट्स, Basel III norms, RBI issued notification of CRR leeway for new retail and MSME loans. उसके बाद RBI is moving to accounting year April March, consolidation of public sector banks. फिर हमने पढ़ा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी बिल 2019। उसके बाद जो है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूज है हमने वो पढ़े, जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। उसके बाद जो है हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। उसके बाद है रेलवे रिस्ट्रक्चरिंग। फिर हमने पढ़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के बारे में। फिर हमने पढ़ा वाधवन पोर्ट के बारे में। तो आज के लिए हम इतना ही कवर करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।